वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इंटरव्यू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं G20 के समिट पर। चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। चलते हैं इंटरव्यू सुन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। ऐसा ही शब्द नहीं था, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग, मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। कितने ही तमिल भाषी कलाकार यहां की संस्कृति, यहां के आर्ट्स को और समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। जीवन के पग पग पर, क्षण क्षण में ऐसा कितना कुछ है जिसे भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर के अब तक सहज कर रखा है। बाली की ये भूमि महर्षि मार्कंडेय और महर्षि अगस्त्य के तप से पवित्र है। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश घर घर विराजमान है।
सार्वजनिक स्थानों पर शुभता फैला रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी की महिमा, त्रिकाल संध्या के जरिए सूर्य उपासना की परंपरा, मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना, अनगिनत चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं, जोड़ती रहती हैं। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है। और मैं तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धरती गुजरात से यहां पला बड़ा हूं। मेरा तो जीवन वहीं बीता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है, भारत में लोगों की वैसी आत्मीयता बाली के लोगों के लिए भी है। आप यहां पर भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं, और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है, तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामायण फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार, यहां से कई कलावृंद भारत आए थे। और अहमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, अनेक शहरों में वो अपना कार्यक्रम करते करते वो अयोध्या आए थे। उनका आखिरी समापन कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था और बहुत वाहवाही हुई थी। हिंदुस्तान में जहां गए अखबार भरे पड़े रहते थे। भाई और बहनों, बाली में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी अभिलाषा नहीं होगी कि अपने जीवन में एक बार अयोध्या या द्वारिका के दर्शन न करे, ऐसा शायद कोई भी इंसान नहीं होगा। भारत में भी लोग प्रम्बानन मंदिर और गरुड़ विष्णु केनकाना की भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। कोरोना काल से पहले एक साल में ही 5 लाख से ज्यादा भारतीयों का अकेले बाली आना ही इसकी गवाही देता है। साथियों, जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। कुछ महीने पहले ही 15 अगस्त को भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे किए हैं। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भारत के स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद 17 अगस्त को आता है। लेकिन इंडोनेशिया को भारत से 2 साल पहले स्वतंत्र होने का सौभाग्य मिला हुआ था। इंडोनेशिया से सीखने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, और अपनी 75 वर्षों की विकास यात्रा से भारत के पास भी इंडोनेशिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में
आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत आईटी बीपीएन के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में, अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। हमारा वीडियो तो एंड हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि इंडोनेशिया में जो नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट का जो अटेंड किया है मीटिंग, और इसमें उन्होंने जिस तरह से बात की है इंडोनेशिया के साथ भारत के रिलेशन के बारे में। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को इतनी ज़्यादा नॉलेज है, मतलब कि मैं नॉर्मली देखती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता, और जब स्पेशली वो स्पीच कर रहे होते हैं तो उनके पास एक पेपर रखा हुआ होता है। और शायद मुझे जहाँ तक आइडिया है तो राहुल गांधी जो है वो भी यही काम करते हैं, मतलब पेपर रखते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे हैं, आप नवाज शरीफ को ले लो, चाहे आप दूसरे लोगों को ले लो, तो वो भी स्पीच देते वक्त उनका यही काम होता है, अपना जो है ना पेपर रखा हुआ होता है ना। खैर, अच्छा, ये मैंने देखा बेनजीर भुट्टो में नहीं था और इमरान खान में भी नहीं था कि वो स्पीच पेपर पे लिखी हुई स्पीच नहीं देते थे, क्योंकि वो स्पीच आप जब पेपर पे लिखे इसका मतलब ये कि वो आप अपने से तो नहीं बोल रहे, वो किसी और के अल्फाज है। ठीक है, जो आप खुद से बोलते हो ना वो आपके अल्फाज होते हैं। मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के लिए बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने पूरी स्पीच की और खुद से की है, और इतनी ज्यादा नॉलेज प्राइम मिनिस्टर को है, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इंडोनेशिया के साथ जो रिलेशनशिप है भारत के वो बताए, रामायण से रिलेटेड इस पे डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पर हेट के ऊपर कोई बात नहीं की है, मुझे ये बात इनकी अच्छी लगी कि उन्होंने हेट के ऊपर कोई बात नहीं की है, कुछ नहीं कहा कि भाई भारत के साथ इनका ये मसला है, वो मसला है, या फिर कश्मीर या फिर ढींग फलान, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बात की, बहुत ही सेंसिबल बात की है और बहुत ही नॉलेजेबल, और मैं समझती हूँ कि ऐसी बातों को ही हाईलाइट करना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हों। वहां जितने भी लोग थे उनके फेस पे एक स्माइल थी, क्योंकि उनको पता है ये किसी को पिन नहीं करा कि वो देखो जो है पप्पू ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एक तो रामायण से रिलेटेड भी बात की गई कि हमारा मतलब कि हिस्ट्री के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से हम इंडोनेशिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और नो डाउट इंडोनेशिया में भारत जो सनातन धर्म जो है वो काफी है और हिस्ट्री है, अभी भी वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल हैं जो कि पुराने। दूसरी बात, उन्होंने सीईओ के ऊपर बात की है कि भाई यहाँ के सीईओ जो हैं वो भारतीय हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा प्राउड फील मोमेंट करवाया है सबको कि यहाँ पर हमारी ये सारी चीजें हैं, हम लोग दुनिया में छाए हुए हैं, हमारा काम बहुत अच्छा है, हम आगे ग्रो कर रहे हैं और इसी तरह मजीद हम ग्रो करेंगे। सीईओ के बारे में बात की, मतलब कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे थे कि ऋषि सुनक की भी बात की होगी यकीनन। तो इस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर बात की है और हर उस चीज के ऊपर बात की है जो करनी चाहिए थी। तो ये बात मुझे उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है और आई थिंक कि इस तरह से ही हर तरह के प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए। सो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय। बाकी